का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लव फॉर स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं साइंस का 62 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 60 या 62 ऑब्जेक्टिव होगा, ये आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग थंबनेल में देखकर ही पहचान गए होंगे कि साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, और देखिए F=R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए। ये जो फार्मूला है F=R/2 ये जो लागू होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू होता है। और दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा में। देखिए दोस्तों, आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है ना कि इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप लव फॉर स्टडी है और वहाँ से जाके आपको याद करना पड़ेगा ये वाला, या फिर आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हम समझा देंगे तो आपको पूरी तरीक़ों से याद हो जाएगा। आप लोग को याद करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, जो भी बात है स्पष्ट है। और देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में होती है। ठीक है, और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत होती है दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी की। ठीक है, और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, कौन सा लेंस अपसारी रहेगा ना तो अवतल और अभिसारी रहेगा तब उत्तल। ठीक है, तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदा होता है वास्तविक और सीधा होता है। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है या तो वो वास्तविक होता है, वास्तविक और सीधा दोनों होता है। आभासी और सीधा दोनों होता है। ठीक है, आँख व्यवहार करता है, हमारे आँख में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जिससे मतलब कि बहुत छोटी छोटी वस्तु बनती है और जिसे जब छोटा बनता है तो बहुत बड़े क्षेत्रों को हम लोग देख पाते हैं। और ऐसा कंडीशन किस में होता है? उत्तल लेंस में होता है, और उत्तल लेंस हमारे आँख में पाया जाता है। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो अभी तो बताएं, उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसे दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, मानव नेत्र में जिस भाग पर हमारी आँख में प्रतिबिंब बनाता है उस भाग का नाम है दृष्टिपटल। ठीक है, और देखिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? तो F=R/2 F=R/2 जो है ना, ये संबंध जो है ये एकदम करेक्ट है। सॉरी दोस्तों, IR², F=IR²। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन संबंध सत्य है? तो F=IR²। ठीक है, और निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ की शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को तो I²R, और नहीं करता है तो IR²। ठीक है, ये दोनों में बहुत फ़र्क है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, और देखिए विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ने विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ठीक है, जनित्र मतलब होता है जनरेटर। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0V और 1V के बीच विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमांक जो होता है वह 0.5 वोल्ट होता है। 0.05 वोल्ट होता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, आप लोग जानते ही हैं। और देखिए तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण होते हैं? तो आधी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उसमें प्रभाव पर। ठीक है, अगर जो आप लोग को याद है तो आप लोग जल्दी जल्दी बोलते जाइए, फिर अगर जो पॉसिबल है तो कमेंट भी करते जाइए। ठीक है, तो किसी विद्युत धारा लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी दिशाओं में समान होता है।
ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत जो माना जाता है वह सूर्य को माना जाता है। ठीक है। और देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं। और बायोगैस का मुख्य अवयव जो है वह CH4 है। ठीक है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर पर घंटा होता है। ठीक है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का वेग 15 किलोमीटर पर घंटा होता है। अब देखिए, इसमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। इसमें से देखिए, इसमें जो है ना, ये ऑप्शन था लेकिन हम ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि उतना ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सटीक आंसर से मतलब है। ठीक है। इसमें कौन नाभिकीय ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा। देखिए दोस्तों, आप लोग बोरिंग नहीं होइएगा। ठीक है। ये बोरिंग एक ऐसा सब वर्ड है ना जो मतलब इंसान को अथी कर देता है, उस सिचुएशन में डाल देता है। ठीक है। तो देखिए, पहले तो आप लोग को पढ़ते रहना है। और लव फॉर स्टडी को अगर जो आप लोग ज्वाइन किए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब आप लोग से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग का रिजल्ट कभी ख़राब नहीं होने दूंगा। ठीक है। ख़राब होने की मैं कोई कसर ही नहीं छोड़ूंगा कि उस रीजन की वजह से ख़राब हो। ठीक है। और मैं तो आप लोग के लिए पूरी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। हम वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, हिंदी का भी देखिए अभी कुछ कल अपलोड होगा। ठीक है। अभी देखिए साइंस का है, फिर परसों सोशल साइंस का होगा, फिर तो इंग्लिश का सीरीज़ तो चल ही रहा है लेक्चर। ठीक है। लेक्चर 8 हम लोग पहुँच चुके हैं इंग्लिश में, लेक्चर 9 पहुँच चुके हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा जो है वह एक प्रकार का सौर ऊर्जा है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हर्ष का मतलब होता है कमी होता है। ठीक है। हर्ष का मतलब होता है कमी। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी अगर जो होगा, ठीक है, वह रिएक्शन कर रहा है। ठीक है। जैसे किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद उसमें अगर जो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो वह अपचयन कहलाता है। ठीक है। और अगर जो वृद्धि होता है तो उपचयन कहलाता है। ठीक है। आप लोग याद कीजिएगा। देखिए, और मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है। ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन को हम जैसे ही वायु में लाएंगे ना तो वो जल जाता है। अब क्यों जलता है तो उसका रीज़न हम एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताएंगे, सब्जेक्टिव वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है। उसका वो इम्पोर्टेंट में चला जाता है, इसलिए उसको हम सब्जेक्टिव में लेकर आएंगे। तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है और या अपचयन होता है। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है। और उपचयन कैसे होता है, देखिए, जो ऑक्सीजन का कमी करता है तो वह अपचयन कहलाता है। और इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन का कमी में भी कभी भी जलेगा तो नहीं, ये तो आप कॉन्फिडेंस है, इतना तो आपको अनुमान लगा हुआ है। ठीक है। इतना तो नॉलेज है कि ऑक्सीजन की कमी में तो कभी जलेगा नहीं। ठीक है। और मैग्नीशियम वायु में दहन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन वृद्धि है, मतलब उपचयन है। ठीक है। आई होप आ गया होगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, श्वसन टूटने और जुड़ने वाली जो है ना, यह एक उपचयन अभिक्रिया। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। साग सब्जी को विघटित करके उसको सड़ा गला के एक मतलब खाद के रूप में बताएंगे तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में हम जानेंगे। ठीक है। तो AgEl क्या है, एक सॉलिड है। और ये जो है वो अगर टूटेगा तो 2Ag+Cl2 गैस बन के उड़ जाएगा। सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया, तो ये अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया मतलब जितना भी अब अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, इस सब अभिक्रिया को हम एक वीडियो में लाएंगे। ठीक है। आप लोग के लिए आप ये मत बोलिएगा कि मतलब सिर्फ बोलते हैं लाते हैं, कुछ नहीं लाएंगे दोस्तों, बस आप लोग धीरज रखिए। ठीक है। तो देखिए, ये अगर जो AgEl अगर जो टूट के 2Ag+Cl2 में बन गया तो ये अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है। और 33 नंबर क्वेश्चन है, Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करेगा तो BaSO4 प्लस 2NaCl। इस अभिक्रिया में BaSO4 का अवक्षेप स्वतः अवक्षेप बनाता है, तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। देखिए, ये BaSO4 जो है ना, ये अवक्षेप बना रहा है तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अरे यार, कहाँ चला गया।
ठीक है। और देखिए, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर, भस्म मतलब जानते हैं, क्षार, क्षार जो जल में घुलकर किसी प्रकार के आयन देते हैं उसे हाइड्रोक्लोरिक आयन मतलब OH कहा जाता है। वैसा लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण रासायनिकरण से बनते हैं, जो अम्ल और भस्म के मतलब पूरी तरह से बन, उसे सामान्य लवण कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार। अम्ल जो होता है ना, अम्ल लाल को नीला करता है, अम्ल लाल को नीला करता है, और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। सॉरी दोस्तों, अम्ल जो होता है ना, अम्ल वह नीला को लाल करता है, नीला से लाल करता है। और क्षार जो होता है, और अम्ल जो, और क्या, अरे यार, और क्षार जो होता है ना, वह क्या करता है कि नीला से लाल में बदलता है, लाल से नीला में बदलता है, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूजन में चले गए, हमको पता है। अम्ल जो होता है वह लाल से नीला में बदलता है। सॉरी दोस्तों, अरे यार पता नहीं मेरा माइंड आज क्या हो गया। अम्ल जो है ना, वह नीला से लाल में बदलता है, क्योंकि अम्ल जो होता है नीला से लाल में बदलता है, और क्षार जो होता है लाल से नीला में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है। निम्नलिखित में pH का कौन सा क्षारक मान होता है? तो विलयन 13 होता है। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टे होते वे नीले लिटमस के घोल को बनाते हैं अम्ल, ठीक है। जिनका स्वाद खट्टे होते हैं वो नीले लिटमस के घोल को अम्ल में बदल देता है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र Na2ZnO2। निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? तो Sb, ठीक है। Sb जो है वह अधातु है। और विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, ठीक है। विद्युत अपघटनी अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। और देखिए, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, ठीक है। और देखिए, अगर किसी धातु में, ठीक है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे कहते हैं अमलगम। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है ना, कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है, ठीक है। तो किधर भाग गया, अब देखना पड़ेगा उसको, किधर भागा किधर भागा। हाँ देखिए, कमरे के ताप पर ब्रोमीन जो होता है वह तरल अवस्था में रहता है, ठीक है। और 46 नंबर की क्वेश्चन है हम लोग के पास है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील 2H4। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको स्टार में बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होते हैं? अवरूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो होते हैं ना, वो कार्बन के अवरूप होते हैं, ठीक है। और कार्बन, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण बोहर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने किए थे, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन देता है, ठीक है। और देखिए, एसेटिक अम्ल IUPAC का नाम एथेनाइक अम्ल। औषधीय अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घटता है, ठीक है। और आवर्त सारणी में किसी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। द्वितीय आवर्त सारणी में के लिए कौन सा सेल बाय सेल एम सेल अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, इष्ट होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे तो इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। दो तंत्रिका के मध्य बने कोशिका के मध्य स्थान को सिनेप्स कहते हैं। पतियों का मुरझाना FCC कम्ल पादप में फ्लोएक उत्तरदायी होता है। भोजन संभार एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। निम्नलिखित में जिब्रेलिन क्या है प्रकार का? वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेडल नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो दोस्तों आज का सेक्शन बस यहीं तक है, ठीक है। और देखिए, इसमें कोई समझाने वाला बात नहीं था, इसलिए हम कोई आपको समझाएं, क्योंकि चैप्टर में अगर आप जाते हैं तो आपको डिटेल से समझने को मिलेगा, ठीक है। और चैप्टर
बाय चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर 2 ख़त्म हो चुका है, बायोलॉजी का चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है, ठीक है। केमिस्ट्री में अब हाथ लगाएंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से आज मेरा सारा वीडियो अब ख़त्म हो रहा है। और इंग्लिश का अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो इंग्लिश का आप देख लीजिएगा, लेक्चर 9 तक पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक तो इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जस्ट पिछला वीडियो इंग्लिश ही हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ख़त्म हो चुका है आज का सेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।